एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर तामुन रोजलिन से कह रहा था कि वो उसके परमिशन के बिना उसके लिप्स को टच नहीं करेगा। रोजलिन कह रही थी क्या होगा अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया तो तुम बस मुझे मरने क्यों नहीं देते। तामुन कहता है चिंता मत कर, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तुम हमेशा ही मेरे माइंड में रहती हो। क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी लाइफ एनर्जी दे दूँ अगर तुम चाहिए तो। रोजलिन हटते हुए कहती है नहीं, मैंने तुमसे ये सब नहीं मांगा। तामुन कहता है अगर तुम्हारे अंदर जीने के लिए कोई रीज़न नहीं बचा है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक रीज़न खोजना चाहिए, जैसे कि हेट, रिवेंज। क्या ख्याल है थाना तो उसके पतन के बारे में। रोजलिन कहती है नहीं, मुझे इनमें से कोई इच्छा नहीं है। तामुन हंसते हुए कहते हैं ओह अच्छा, तो फिर क्या ख्याल है प्यार के बारे में। ये सुनकर तो रोजलिन ब्लश ही करने लगती है। तामुन हंसते हुए कहता है तुम्हारे फेस में ये लुक देखकर मुझे कहना ही पड़ेगा, लगता है तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ रोजलिन सोई हुई थी और शायद कोई ड्रीम देख रही थी। हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है चारों तरफ आग लगी हुई थी और गार्ड्स एक बड़े से बीट से लड़ाई कर रहे थे। उसी जगह एक घर में हमें एम्प्रेस और एम्परर को दिखाया जाता है और एम्प्रेस तो बच्चों को सांत्वना दे रही थी और उन्हें शांत कर रही थी। रोजलिन सामने से आते हुए उस बड़े से बिल को देख रही थी और सोच रही थी नहीं, हमें आखिर कब तक हम सर्वाइव करेंगे जब तक गार्ड्स नहीं आते। हम देखते हैं कि एम्परर तो काफ़ी घबराया हुआ था और इधर ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। और इधर एम्परर कहता है तुम चिंता मत करो डियर, मैंने तलवारबाजी में ट्रेन किया है, मैं तो इस क्रिएचर को आराम से संभाल लूँगा। लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि एम्परर अभी कितना घबराया हुआ है। वो तो उस बीस्ट से लड़ने ही लगता है जिससे कि वो बीस्ट और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और एम्प्रेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे कि एम्प्रेस भी घबरा जाती है और फिर वो जल्दी से वहाँ से हटती है। लेकिन उसके पैर में उसे चोट लग जाती है जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगती है और अपना मुंह ढकते हुए कहती है नहीं, मैं अब चिल्ला नहीं सकती, मुझे शांत रहना होगा। इधर ये बेवकूफ़ एम्परर अभी भी कह रहा था हे तुम छिपकली कह के तुम क्या सोचते हो एम्परर के सामने तुम ऐसा बिहेव करोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर एम्परर के पावर क्या है। और इस फुद्दू को अपनी जगह याद दिलाते हुए एक क्रिएचर भी उसको पीछे से एक लात मार देता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और उसके नाक में भी एक पत्थर आ जाता है और ये तो बच्चों की तरह रोने ही लगता है और फिर चिल्लाने लगता है गार्ड्स अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो जल्दी आओ ना। वो देखता है कि ये पीस तो और ज़्यादा गुस्से में था और उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी था, जिससे कि एम्परर और ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से यहाँ से भागते हुए बच्चों के पीछे ही छुप जाता है। वो बच्चों को अपने शील्ड की तरह यूज़ कर रहा था और जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा कायर लग रहा था। बच्चे तो एम्परर के इस काम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके थे और सोच रहे थे क्या कहा एम्परर क्या हमें अब शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। वो लड़का यहाँ बाहर देखने लगता है और सोचने लगता है नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो तरीका होगा। फिर वो एम्प्रेस को देखकर सोचता है हाँ एम्प्रेस को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि यहाँ से कैसे निकालना है। ये सोच के वो लड़का भी रोजलिन के पास जाने लगता है। हम रोजलिन को देखते जो परेशान होकर फर्श में पड़े हुए उस तलवार को देख रही थी। फिर वो उस बच्चे से कहती है चल क्या तुम मेरी एक मदद कर पाओगे। तो बच्चा भी मानता है और कहता है जी मैम, आप बस मुझे बताइए। रोजलिन कहती है ठीक है, क्या तुम यहाँ से दौड़ पाओगे उस दरवाजे की तरफ, जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी, और हाँ जितना ज़ोर से तुम चिल्ला सकते हो उतना ज़ोर से तुम चिल्लाना। क्या तुम कर पाओगे ये बेटा। फिर वो लड़का भी मान जाता है। वो दोनों उस बिस्ट को ही देख रहे थे। फिर वो लड़का एकदम तैयार हो जाता है दौड़ने के लिए और वो बच्चा वहाँ से चिल्ला कर भागने लगता है। उसने अपने पैरों की घाव की वजह से काफ़ी दर्द में थी। वो सोची थी नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। इस बच्चे ने अपनी खुद की ज़िंदगी दाव पर लगाई है इस चांस के लिए, मुझे ये करना ही होगा। फिर रोजलिन उस तलवार के साथ उठती है और उस बिस्ट के ऊपर हमला बोल देती है। हमें बस तलवार की आवाज़ सुनाया जाता है। ये सब सीन देखकर तो वो कायर महाराज काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बच्चे भी घबरा रहे थे। हम देखते हैं वो बिस्ट ज़मीन पर पड़ा हुआ है और रोजलिन एकदम किलर लुक के साथ पीछे देख रही है, जिसे देखकर तो महाराज और ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर वो देखता है कि ये सारे बच्चे भी उसे साइड लुक से देख रहे हैं, जिससे कि वो गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था तुम लोगों की हिम्मत कैसी मेरी तरफ ऐसे देखने के लिए, हाँ मैं यहाँ का महाराज हूँ। वो ऐसे ही कायरों की तरफ चिल्ला रहा था और रोजलिन को देख रहा था। महल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ये कायर महाराज और ये जुड़ल नताशा एक दूसरे के साथ चिपके पड़े थे। वो देखता है सामने से रोजलिन आ रही है, जैसे ऐसे आते हुए देख कर तो ये जो नताशा है वो एक मजाक भरी हंसी ही देती है। रोजलिन ये सब इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो नताशा कहती है ओ महाराज क्या
सच में अब ये एक स्टिक के साथ चलने वाली है? एक घटिया महाराज भी हंसते कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, वो ऐसा ही है। फिर भी वो सोचते हैं कि वो कोई महान इंसान है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोसलिन की आंखें खुलती है। वो सोचे थे, नहीं क्या मैं ये सपना देख रहे थे? उस इंसिडेंट को ये 3 साल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ वो लड़का भी कैसा होगा। मैंने तो वहाँ बैंक्वेट जाने से पहले उस लड़के की सेफ्टी का इंतज़ाम कर लिया था, तो शायद वो ठीक ही होगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है कि ये सोचकर रोसलिन बेड से उतरकर वहाँ से जाने लगती है और सोचती है फाइनली अब मेरा ये टाइम है मरने का। फिर वो बालकनी में चली जाती है, लेकिन एक चीज़ देखकर उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है। वहाँ का सुंदर समुद्र और उसके ऊपर चमकता हुआ चांद। रोसलिन सोचती है तो यही है वो जिसे वो समुद्र कहते हैं। हाँ, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू वर्ल्ड जैसा है। मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट के लिए ये बिल्कुल अच्छा व्यू है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसे समुद्र को दिखाने के लिए हम उनको शुक्रिया तो कहना ही चाहिए। ये सोचकर रोसलिन बिल्कुल बालकनी में उठ जाती है और वो समुद्र में अपना पैर देने ही लगती है। और जब वो गिरेगी इसी टाइम हमारा हीरो पीछे से आकर उसे बिल्कुल ग्रैब कर लेता है और ये सीन मुझे काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आया। हाँ, लगता है कि मुझे नींद में रहकर भी तुम्हारे पर नज़र रखना पड़ेगा। हाँ, तुम हर चीज़ में टांग अड़ाने वाले शैतान कहिए कि तामोन एकदम चुप होकर अचानक से रोसलिन को अपनी गोदी पे ही ले लेता है और कहता है, मैंने एक्चुअली दूसरी बार सोच लिया है कि मुझे लगता है मेरे प्रॉमिस पर थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। देखो, तुम जब भी अपने आप को हर्ट करोगे और हार्म पहुँचाओगे, मैं तुम्हें ट्रीट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करूँगा और तुम्हें ट्रीट करने के लिए मुझे एक अलग मेथड अपनाना पड़ता है जो कि तुम्हें पता है। और ये देखते हुए कि सारी नॉलेज पाकर भी तुम कंटिन्यूअसली अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर रही हो, क्या मैं ये समझ लूँ कि तुम्हें असल में डिज़ायर है मेरे मेथड को फिर से महसूस करने का? ये सुनकर तो रोसलिन और ज़्यादा ब्लश करने लगती, चिल्लाकर कहती है, या कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तामोन रोसलिन को और चेतते हुए कहता है, देखो अगर ऐसी ही बात है ना तो तुम्हें बस मुझे पूछने की ज़रूरत है। अगर तुम अपने आप को ऐसे सिचुएशन में ना भी डालोगी ना, मैं ग्लैडली अपनी सर्विस तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर रोसलिन चीखकर कहती है, बस करो तामोन, अपना बकवास बंद करो। तामोन हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अगर हम जब दोनों ही अब जगे हुए हैं तो क्यों ना हम दोनों थोड़ा घूम ही ले। नहीं, मुझे कहीं नहीं घूमना, मुझे नीचे उतारो। नेक्स्ट में हम देखते हैं रोसलिन ने अपनी आँखें बंद की हुई तो कह रही थी, तामोन आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, ये काफ़ी अच्छी जगह है और मुझे तुम टाइटली पकड़ लो, समझ गई ना? रोसलिन को ऐसे देखकर तामोन सोच रहा था फाइनली उसे ऐसे हेल्दी देखकर मुझे लग रहा है मेरी एबिलिटी आखिर यूज़लेस नहीं है। बैकग्राउंड में तामोन कहता है, 5 साल पहले की बात है जब मैं मेरे शरीर से डेंजरसली हीट स्प्रेड हो रहा था। ये एनलेस जो मेरे जनरेशन से जनरेशन के चलती आ रही है और फाइनली ये मुझ तक भी पहुंच गई। अगर मैं अपनी फैमिली की उस पत्र पर ये सब कुछ ना देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये इलनेस जो है ये असल में गॉड की तरफ से दिया हुआ 5th डिवाइन लाइफ गिफ्ट है। और जिन्होंने इस गिफ्ट को पहले इस्तेमाल नहीं किया था उनके बाद तक कोई और इसे इस्तेमाल कर जिंदा इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि कोई इसके एक्सट्रीम हीट को झेल नहीं पाया। और अगर समय रहते इस एनर्जी को बाहर नहीं किया गया तो एक दिन ये हर्ट में जंप कर इंसान को मार भी सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है इस एनर्जी को बाहर निकालना, जिसके लिए ओमेन के साथ होना एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन मैंने कभी भी उनके साथ होते अपने आप को महसूस नहीं किया। इवन कि मुझे तो उनके पाउडर का स्मेल तक नहीं सहा जाता था, मुझे उल्टी जैसा महसूस होता था। लेकिन अगर उसके बारे में सोचो तो मुझे उससे कभी वैसे स्मेल नहीं आई। नहीं, आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? प्रेजेंट में तामोन को रोसलिन बुलाती है। हाँ बताओ क्या बात है? मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ओह, ये मेरा प्राइवेट फॉरेस्ट है और ये यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। रोसलिन तो कुछ समझ नहीं पाती, बस उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद रोसलिन वहाँ से उतरती हुई कहती है, वेल मैंने तुम्हें इतना ड्रामाटिक नहीं सोचा था। वैसे क्या है जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे? तामोन अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहता है, पहले तुम मेरा हाथ पकड़ लो ताकि तुम खड़ी रह पाओ। रोसलिन कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं खुद से चल सकती हूँ। फिर तामोन कहता है, नहीं ये मिट्टी थोड़ी सी गीली है, तो अगर तुम यहाँ पर एक बार स्टक हो गई ना तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये कहकर तामोन अचानक से रोसलिन को अपने करीब खींचते हुए कहता है, ये कुछ बिल्कुल मेरी ही तरह है। नेक्स्ट सीन में रोसलिन भी उसे अपना हाथ दे देती है।
लो हम पहुंच गए। रोज़लिन भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वो देखती है कि चारों तरफ कितने खूबसूरत बटरफ्लाइज उड़ रहे थे जिन्हें मून फ्लाइज कहा जाता है। रोज़लिन बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर ये नज़ारा देख रही थी और बैकग्राउंड में तामुन कह रहा था, ये ग्लोइंग बटरफ्लाइज है जो अपने आप को मूनलाइट के वक्त रिवील करते हैं। ये ठंडे क्लाइमेट पर जी नहीं सकते। तो मैं सोच रहा था कि तुमने अपने होम कंट्री पर शायद इन्हें नहीं देखा होगा। इन्हें अपने फाइनल ग्लो स्टेज पर आने के लिए 10 महीने तक स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर वो 10 दिन के लिए फ्रीली फ्लाई कर सकते हैं और फिर 2 दिन मिलते हैं उन्हें मेट करने के लिए और फाइनली 3 दिन के बाद वो अंडे देते हैं और फिर वो मर जाते हैं। कितना ही शॉर्ट लाइफ वो जीते हैं। रोज़लिन कहती है, ये काफ़ी फैसिनेटिंग है, ऐसा लग रहा है सारे स्टार्स डांस कर रहे हैं। तामुन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ये इतना ग्लो क्यों करती है? रोज़लिन कुछ समझ नहीं पाते। तामुन और कहता है, ये काफ़ी सिंपल है लेकिन इनके पास एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है ताकि वो जी पाए। वो डेस्परेटली अपने पंख को छटपटाते हैं ताकि वो जी पाए और अपनी ब्यूटीफुल लाइट को स्प्रेड कर पाए। रोज़लिन तो बिल्कुल शांत हो जाते हुए कहती है, लेकिन एट द एंड अंडे देने के बाद वो मरी जाती है। तो क्या हुआ? ये सेम तो नहीं है ना, क्योंकि वो कुछ करने के बाद मरती हैं और यहाँ पर कोई बिल्कुल कुछ ना करके धूल बनने के लिए रेडी है। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस और डिफरेंस ये है कि कुछ अचीव ना करके मरना और मरने से पहले कुछ अचीव कर लेना। रोज़लिन भी ये बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ रोनासो काफ़ी जल्दी में लग रहा था और पिछली बातों को याद कर रहा था कि जब वो किंग के साथ दावत कर रहा था तभी किंग ने उससे पूछा था कि रोनासो, मैंने सुना है कि तामुन ने था ना तो उससे कुछ पर्टिकुलर चीज़ लाया है और मैं ये जानने के लिए मर रही हूँ कि उसने आकर क्या लाया है। ये बात सुनकर तो रोनासो के मुँह से खाना ही निकल जाता है। किंग और कुछ कहने ही वाली थी तभी रोनासो पतली गली से निकलते हुए कहता है, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत है। और रोनासो कैसे जाते हुए किंग भी नोटिस कर रही थी। प्रेजेंट में रोनासो सोच रहा था, नहीं, किंग को ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया है, पता नहीं तामुन क्या करेगा। वो देखता है कि अभी तो महल का दरवाज़ा भी बंद है। फिर हम देखते हैं रोनासो चलकर ही वहाँ जा रहा था। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोनासो सर्वेंट से चिल्ला रहा था और यहाँ से हटने के लिए कह रहा था। सर्वेंट तो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं ऐसे नहीं हट सकता। मुझे मास्टर तामुन ने कहा है कि मैं यहाँ पर किसी को ना आने दूँ। यहाँ पर रोनासो चिल्ला कर कहा था, सच में आखिर किंग से क्या इंपॉर्टेंट और हो सकता है? हाँ, यहाँ पर सर्वेंट सोच रहा था, नहीं, मैं तो किंग से भी ज़्यादा अपने मास्टर से डरता हूँ। रोनासो खुद ही दरवाज़ा खोलने लगता है और पीछे से तो सर्वेंट उसे मना ही कर रहा था। रोनासो दरवाज़ा खोल कर कहता है, तामुन, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करना है। तभी हम देखते हैं सामने से एक नुकीला सा नाइफ आता है और रोनासो के साइड से निकलता है। हम देखते हैं तामुन को जिसके साइड पर रोज़लिन भी थी। वो कहता है, जल्दी से यहाँ से हट जाओ। रोनासो के गाल से तो खून ही आ रहा था और वो सोच रहा था ये लड़की ज़रूर ही इम्प्रेस होगी जो कि उसने थानातोस से लाया है। यहाँ पर तामुन तो बहुत गुस्से में लग रहा था और कह रहा था, मेरे फर्स्ट नाइफ अटैक के बाद भी तुम्हें यहाँ पर खड़े होते हुए देखकर मुझे लगता है तुम माइंड नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारी एक आँखों का छीन लूँ तो। ये कहकर तामुन फिर से नाइफ लेने लगता है। जो देखकर रोनासो वहाँ से जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, अभी जो कुछ भी हुआ। रोनासो कहता है, सच में आखिर इस हाथ में ने कितने सारे नाइफ के अपने पास रखा है? वो रेडिकुलस है। सर्वेंट रोनासो को हैंडकरचिप देते हुए कहता है, सर आपके यहाँ से खून आ रहा है। रोनासो वो लेते हुए कहता है, सच में ये आदमी बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो अभी भी पहले की तरह ही शैतान है। अगर उसके पास अपनी फैमिली से दिया हुआ इलनेस ना होता तो मैं शर्त लगाता हूँ वो भी बैटल ग्राउंड में अपने लिए इनमीज इकट्ठा करता होता। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो नाइट्स का कमांडर हूँ और मैं ऐसे अपने इल जनरल को छोड़ भी नहीं सकता। मैं, थियो और तामुन बचपन के दोस्त हैं और मैंने तो एकेडमी पर तामुन को परेशान भी किया था, लेकिन जब हमारे क्लैन को देशद्रोही कर हमसे सब कुछ छीन लिया गया था तब हम और ज़्यादा क्लोज आ गए, क्योंकि अगर तब तामुन ने मुझे इनोसेंट प्रूव न किया होता तो अब मैं अपनी फैमिली के साथ कब्र में लेटा होता। तो इसीलिए तामुन मेरा बचपन का दोस्त है और वो इंसान जिसने मेरी लाइफ को सेव किया है। नो मैटर व्हाट वो जो कहता है मुझे अटेंड करना ही पड़ेगा। प्रेजेंट में तामुन आते हुए कहता है, सच में अब मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट मैटर है जो तुमने हिम्मत कर ली मेरे बेड चैम्बर तक आने की? हाँ, तो जल्दी बताओ।
गाइस ये सिर्फ मैं हूँ या फिर आपको भी अब एपिसोड इंटरेस्टिंग लगने लगा है? क्योंकि मुझे तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा है ये स्टोरी। तो यहाँ पर ही होता है एपिसोड खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए दोनों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि एपिसोड को अपलोड करते हैं आप लोगों तक ये वीडियो भी पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।